चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है 7 है, 6 लिखा हुआ है, 60 है ना भाई। हेलो हाय हाउ आर यू। चलिए आधारित है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे अपने पास बहुत लेक्चर, अपन बहुत पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए अब हम बात करते हैं कणों की साम्यावस्था। ये कूलम्स के नियम के ही एप्लीकेशंस हैं। उससे पहले बेटा चाय पी लो, चाय सब लोग चाय पी लो। चलिए यस ऐसे ही अभी लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चा तो आईआईटी कानपुर मिला, तो उसने हमको वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल। मैंने बोला कि बेटा तेरा ड्रीम कॉलेज तुझे मिल गया, अब मुझे मिठाई खिलाओ मिठाई। तो भाई उसने भी ना ऐसे मिठाई का टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के ना वीडियो कॉल पे ऐसे फेंक दिया, लो सर मिठाई खा लो। मैंने बोला ये क्या भाई, बोला आप भी तो ऐसी चाय पिलाते थे, तो आप लोग ऐसे चाय ऐसे मिठाई मत खिलाना, है ना। मैंने कहा कि सभी फैकल्टीज को खिला, तो उसने और दो चार टुकड़े तोड़ के ऐसे हवा में उछाल दिए, लो सभी मास्टरों को मिठाई खिला दी हमने। फिर कहता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चलिए होमवर्क की बात कर रहे हैं बेटा आप। अल्लाह होमवर्क हमने शायद उड़ा भी दिया, होमवर्क वापस आ जा, सिम आ गया। यही क्वेश्चन दिया था ना बेटा मैंने होमवर्क में। भुजा लंबाई ए के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखें, ताकि कोने पर रखे आवेश पर विद्युत बल ज्ञात करें। तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें, ये तो मैंने करा दिया था ना शायद, यही वाला होमवर्क था। ये वाला नहीं था, कौन सा था फिर यार, पीपीटी दूसरी लगा दी भाई। फिर मैंने होमवर्क में क्या दिया था, अच्छा जब गेंदों के आवेश भिन्न भिन्न हो, ये तो मैंने करवा दिया था, ये तो पिछले के पिछले टर्म का है। अच्छा ये वाले होमवर्क दिए थे, गुड। कौन सा नंबर का बताना है बताओ जल्दी से, कौन से नंबर का होमवर्क बताना है, जल्दी कमेंट में लिखो भाई, कौन सा होमवर्क बताना है। मास्टर सभी बता दो, ऐसा क्या, ऐसा वाला चल रहा है क्या, मास्टर सभी बता दो। आइए सभी देख लो, किसी पिंड पर 80 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, बेटा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए चार्ज कैसा है, नेगेटिव, बरोबर। तो क्यू इज इक्वल टू अपन जानते हैं एन इंटू ई लिख लेते हैं, क्यू का परिमाण ले लो सिर्फ, क्यू का क्या ले लो बेटा, परिमाण। सर परिमाण क्यों लिया, चिन्ह क्यों नहीं लिया, देखो बेटा चिन्ह ये बताता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, निकाले गए हैं या दिए गए हैं, ठीक है। इस पर चार्ज नेगेटिव है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इसलिए लिखा है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर ये कहा जाता यहाँ चार्ज पॉजिटिव होता तो लिख देते कि निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो n इंटू ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। n का मान कितना आ जाएगा बेटा, 80 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 6 बटे 1.6 गुणा 10 माइनस 19। अब मैं ये तो भरोसा कर सकता हूँ बेटा, पर की कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कौन सा आंसर आ रहा था, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, सी आ रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए कि दो बिंदु आवेशों को हवा में एक निश्चित दूरी r पर रखा गया है, ये एक दूसरे की ओर f बल लगाते हैं, यदि तब दूरी r डैश जिस पर ये आवेश परावैद्युत नियतांक k के माध्यम में भी समान बल लगाएं। तो देखो बेटा अपन r लिखते थे, r निर्वात में इज इक्वल टू रूट k टाइम्स r किसमें, मीडियम में, आर किसमें, मीडियम में। अब बेटा देखो निर्वात की, निर्वात मतलब हवा, हवा की दूरी कितनी दी गई है आर, रूट के निर्वात की वैल्यू कितनी बोली है सवाल में, सवाल में निर्वात की वैल्यू है आर डैश, ठीक है। माध्यम में, सॉरी निर्वात में नहीं, माध्यम में दूरी कितनी है आर डैश, ये माध्यम की दूरी बताई गई है आपको, हमें आर डैश का मान बताना, ध्यान देना कुछ बच्चों ने ये कर दिया होगा, ये नहीं, ध्यान देना कि आर सवाल में निर्वात वाली दूरी है, आर डैश माध्यम वाली दूरी है, हमें माध्यम वाली दूरी बताना है, तो आर बाय रूट के, आर बाय रूट के, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थम्स अप खेलो, ये सवाल कितने लोगों का सही है, देखो थोड़ा तो वो घुमाएंगे ही ना, बहुत सारे बच्चों ने ना फोर लगा दिया होगा, थम्स अप खेलो कितने बच्चों ने सही लगाया था सवाल। तो बहुत जरूरी होता है सवाल को सही से केयरफुली पढ़ना कि किस चीज का मान दिया गया और किस चीज का मान निकलवा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर जी एडवांस का पेपर, बेटा जी एडवांस का पेपर जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे, अभी हमारे पास हिंदी में पीडीएफ आ जाने दो, हर टॉपिक में करवाते चलेंगे क्वेश्चन, अपन करते ही है। जैसे 25 का हो तो 25 के, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के, लगभग 15-16 है ना, 2014 से 2015 से अपन 2025 तक के सारे क्वेश्चन करते ही हैं बेटा एडवांस में, एडवांस की क्लास में, है ना। तो डोंट वरी सब होगा, सब होगा, सब होगा, बस आप पढ़ते चलो जो आपको बताया जाएगा। तो ये 20% बच्चों ने ना यही गड़बड़ कर दी होगी कि सीधा यही आंसर दे दिया होगा। बेटा यहाँ आर मीडियम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आर मीडियम का, तो आर मीडियम कितना हो जाएगा, ये आर निर्वात अपॉन रूट के, अपॉन रूट के। अगला सवाल देखिए, दो धनात्मक आयनों में प्रत्येक का आवेश क्यू है, परस्पर डी दूरी पर स्थित है, प्रत्येक आयन पर हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल F क्रियाशील हो। हटाए गए आयनों की संख्या, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश कितना है क्यू, तो क्यू बराबर हम क्या लिख देंगे, एन, क्यू बराबर एन ई। एन क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है वस्तु पर तो हटाए गए आयनों की संख्या, नेगेटिव होता तो दिए गए, मतलब हटाए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो दिए गए, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो वस्तु पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, अगर हमने वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो कूलम अंकल हमको क्या कह गए थे, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। तो एफ इज इक्वल टू क्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, एन ई, दूसरे क्यू की जगह भी क्या लिख लो, एन ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। इसको इधर भेज दो बेटा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, और एन का मान निकालना है तो उस पर रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा डी दहली, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है बरखुरदार। बेटा क्या लक्ष्य जी वालों को, क्या लक्ष्य इंग्लिश वालों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब
अच्छे से पढ़ लो, एक ही बैच से सब कुछ हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों बी तथा सी पर आवेश की मात्रा समान है, उन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक को संपर्क पहले बी से कराते हैं और फिर सी से कराकर हटा दिया जाता है, तो बी तथा सी के बीच लगने वाला बल अब कितना होगा? तो एक चीज बेटा, पहले तो बेटा डीपीपी अभी नहीं करनी है, डीपीपी बेटा चेंज होने का वो प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारी डीपीपी है, अगले टॉपिक की चली गई है आपके पास, अगले अध्याय की, तो डीपीपी अभी एक भी नहीं करनी है, एक आध दिन में ही वो सारी डीपीपी रिप्लेस हो जाएंगी, सारी डीपीपी रिप्लेस। बेटा डीपीपी करनी नहीं है, अभी लिख लो, कॉपी में लिख लो, अभी लिखो, सबको कसम है, सबको कसम है, कसम उड़ान झल्ले की, अभी लिखो सब लोग अपनी कॉपी में, जो दो लाइनें होती है ना, रेड कलर की दो लाइन बनी रहती हैं, इसके ऊपर आप लिखते हो ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, 786, अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, कोई क्रॉस का चिन्ह बना लेते हैं। तो बेटा ये जो जगह होती है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज मिले, अलग सा फॉर्मूला मिले जो आपको पता नहीं है, वो लिखने के लिए होती है ना? तो लिख लो यहाँ पर कि अभी एक भी डीपीपी देखना भी नहीं है, करना तो बताओ, देखना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है डीपीपी। चलिए अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, है ना? ये जी क्वेश्चन होते हैं तो कोई मतलब नहीं, जैसे हमने कई वाला सवाल है आसान है, यहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चित्र बनाने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कई बार जो ठीक सवाल होते हैं थोड़े से, उनमें क्या होता है कि आपको लैंग्वेज में कुछ 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 लिखा रहता है और उसके बाद फोटो भी दे देते हैं, कई सवालों में बेटा फोटो भी दे देते हैं। तो जिस सवाल में फोटो दी गई है, मतलब डायग्राम, चित्र दिया गया है किसी सवाल में, तो सवाल बनाने वाले को थैंक यू बोल दिया करो, थैंक यू भाई, आपने हमारा समय बचाया। लेकिन अगर किसी सवाल में फोटो नहीं दी है, सवाल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि सवाल सॉल्व कैसे करते हैं, अच्छे सवाल कैसे करते हैं। तो पहले तो क्या करो, सवाल को अच्छे से पढ़ो, पहला स्टेप क्या होता है, सवाल को पढ़ो, है ना? देखो स्टेप में लिख देता हूँ कि सवाल अच्छे से पढ़ो, सवाल ऐसे, है ना, कथा की तरह नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सवाल अच्छे से पढ़ो समझ के, ठीक है। दूसरा, सवाल में सवाल में जो बोला गया है उसका डायग्राम बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम दिया हो तो नहीं बताना, तो सवाल वालों को थैंक यू बोलना है। स्टेप 3, क्या? फिर कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला लगाना है वो सोचो। तो अपने आप फॉर्मूला सोचने लग जाएंगे। कुछ बच्चे 15-20 सवाल करके ही सोचने लगते हैं, किसी को 50-60 सवाल लगते हैं सोचने में, है ना? लेकिन समय सबको लगता है, समय सबको बेटा लगता है। तो नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। अगर सवाल नहीं आए, कई बार पूरा नहीं आता, कई बार आधा कर लेते, आधा नहीं आता, अगर सवाल फिर भी ना आए तो एक बार सॉल्यूशन देखें। ये तरीका होता है सवाल सॉल्व करने का, सॉल्यूशन देखें फिर सवाल करें, फिर सवाल खुद से करें ना। एक बार आपको खुद से तो करना ही है, फिर सवाल को बेटा खुद से करें। बेटा सेकंड सवाल सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम वो पागल जो कह रहे हैं ना सेकंड सवाल गलत है, तुम हो बेटा पागल, इलाज कराओ, इलाज कराओ, पागल खाने जाके इलाज कराओ। और अकेले मत पहुंच जाना हॉस्पिटल, किसी को साथ लेके जाना, क्योंकि कोई पागल को ना हॉस्पिटल लेके जाता है ना, पागल वाले हॉस्पिटल में, तो जो साथ लेके जाता है उसको 500 रुपये मिलते हैं, तो कम से कम उसका भला हो जाएगा, उसको 500 रुपये मिलेगा। चलिए, तो देखो हमारे पास दो गोले हैं और इन पर आवेश समान मात्रा में। अब तीसरा गोला है, तीसरा गोला, तो पहले तो इन दोनों को हम आपस में टच कराते हैं। तीसरा अनावेशित गोला, इस पर कोई आवेश नहीं था, तो जब हम इसको टच कराएंगे तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, Q/2, और इस पर भी कितना रह जाएगा, Q/2, आधा आधा बढ़ जाता है। मैंने हिंट भी लिख के आपको दिया था कि अगर हम समान गोलों को टच कराते हैं तो आवेश आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। सी नहीं, ये इसका कोई नाम नहीं दिया, चलो हम नाम दे देते हैं, इसका गोला ए नाम है, ए नाम, सी नहीं, ठीक है। तो इस पर आवेश हो जाएगा Q/2। अब इस Q/2 वाले गोले को, गोले ए को जिस पर आवेश कितना आ गया बेटा Q/2, इसको इसके साथ टच कराते हैं, इसके साथ टच कराते हैं, तो इन दोनों का मिला के कुल आवेश कितना हो गया, इन दोनों का मिला के कुल आवेश हो गया 3Q/2, इन दोनों का मिला के, इस पर Q और इस पर Q/2, ठीक है। सी पर आवेश कितना है बेटा, Q है, और ए पर आवेश कितना है, Q/2 है, ठीक है। तो दोनों का मिला के आवेश कितना हो गया, 3Q/2। अब ये दोनों गोलों में आधा आधा बटेगा, दोनों गोलों में आधा आधा, आधा आधा बटेगा, आधा और आधा बटेगा। अब बी और सी के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो बी पर नया आवेश कितना रहेगा, बी पर आवेश रहेगा बेटा Q/2, और सी पर आवेश कितना रहेगा, सी पर आवेश रहेगा 3Q/4, क्योंकि आधा आधा कितना हो गया, आधा आधा कितना हो गया 3Q/4, ठीक है। 3Q/2 का आधा 3Q/4, तो इस पर आवेश कितना Q/2 और इस पर 3Q/2। मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r दूरी पर रखें, पहले भी ये एक दूसरे से r दूरी पर ही रखे थे। तो प्रारंभिक अवस्था में इनके बीच कितना बल लग रहा होगा, तो प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल F इनिशियल कितना रहा होगा, K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। बाद में कितना बल लगा इनके बीच फाइनल अवस्था में, तो फाइनल अवस्था में बल होगा K, एक गोले पर आवेश Q/2, दूसरे गोले पर आवेश 3Q/4 है, 3Q/4 अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो जो फाइनल बल है, तो उसमें से देखो ये 3 अपॉन 4 दूनी 8 बाहर आ गया, इधर क्या बचा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये इनिशियल बल है, तो F फाइनल कितना होगा बेटा 3/8 इंटू F इनिशियल, 3/8 इंटू F इनिशियल, ये आंसर हो जाएगा। तो 3/8, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट।
सही कह रहे हो बेटा शिवम गुप्ता, सही कह रहे हो बिल्कुल। किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह जाए बेटा तो वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड रहता है, आप एक बार और देख सकते हैं। अगला सवाल, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁴ न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल इतना हो जाता है, तो तेल का परावैद्युतांक क्या होगा? तो अब तो बेटा हमें डायरेक्ट याद होता है कि बल किसमें, मीडियम में, बल किसमें, मीडियम में इज इक्वल टू क्या होता है, बल किसमें, निर्वात में, अपॉन के, अपॉन के। ठीक है, तो हमें के का मान निकालना है, तो के का मान क्या हो गया, बल निर्वात में बटे बल मीडियम में, माध्यम में। माध्यम क्या है बेटा, तेल भरा है, तेल। तो पहले 10⁻⁴ था, बाद में कितना रहेगा, 2.5 गुणा 10⁻⁵ 10⁻⁵ आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10⁻⁴ प्लस 5, नीचे घात माइनस का, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, बटे 2.5। तो ये क्या बचा है, 10⁻⁴ बटे 2.5, बोले तो 10 बटे 2.5। आंसर कितना आ गया भैया, 4। क्लियर है? ओके ओके दोस्तों, बेटा ये आप परिश्रम बैच के तब से लगे हो भाई, हमारे हाथ में, हम कैसे कर दें, हम कैसे कर दें बेटा फ्री। एक बालक लिख रहा है कि सर हमारा आवेश तथा विद्युत, हमारा आवेश तथा कूलाम के नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा इसके लिए मैं क्या करूं, और एक बार वीडियो देखो और लेक्चर देखो एक बार, तब क्लियर होगा। एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम उसको दोबारा देखते हैं। जैसे होता है ना कि कोई अपन से बातचीत कर रहा होता है, उसने अपन कुछ बोला, हमने कहा क्या सुन नहीं पाया, फिर से बोलना, तो दोबारा देखते हैं। दो कण जिनके द्रव्यमान m तथा आवेश q हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यदि वे कोई बल अनुभव न करें तो q बाय m का मान क्या होगा? कोई बल अनुभव न करें तो q बाय m का मान क्या होगा? आइए सीखते हैं। तो द्रव्यमान जिनके दो कण हैं जिनके द्रव्यमान कितने हैं m और आवेश कितना है q, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, और कहा जाता है कि वो कोई बल अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो q बाय m का मान बताइए। ऐसा सवाल अपन ने क्लास में किया है। आओ देखो, एक कण है इधर, दूसरा कण है इधर, एक दूसरे से मान लीजिए कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर। इसका द्रव्यमान m आवेश q, इसका भी द्रव्यमान m आवेश q। अब इन बलों पर कौन, इन आवेशों पर कौन कौन से बल लगेंगे? तो बेटा ये दो आवेश हैं और समान प्रकार के आवेश हैं, q q मतलब प्लस q है ना, q लिखा है मतलब चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्लस q आवेश है, तो इनमें स्थिर विद्युत बल का प्रतिकर्षण लगेगा। समान प्रकार के आवेश हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, साथ साथ इनके पास द्रव्यमान भी है, और हम जानते हैं दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो द्रव्यमान क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो F कितना होगा बेटा, F ग्रेविटेशन, F ग्रेविटेशन। तो इस कण पर दो बल लग रहे हैं और सवाल में कहा जाता है कोई बल का अनुभव नहीं कर रहे हैं, मतलब इन पर नेट फोर्स कितना है, 0 होना चाहिए, कोई बल अनुभव न करें। अब जैसे एक कण है भैया, इसको, एक कण को मान लो एक आदमी, इस आदमी को एक इधर खींच रहा है ना, इस आदमी को एक कण इधर खींच रहा है, दूसरा कण इधर खींच रहा है। अब ये आदमी कहीं ना जाए, इस पर नेट बल 0 हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है वो बराबर हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, आवेश का गुणनफल Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2, तो m इंटू m अपॉन r स्क्वायर। आप चाहो तो और समझने के लिए इसको Q इंटू Q कर दो, नहीं आप कहोगे सर Q स्क्वायर कहाँ से आ गया। अब हमें Q बटे m निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, m को इधर उठा लाएंगे, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, m को इधर बुला लो, तो m स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ लेके जाओ, r स्क्वायर से पहले r स्क्वायर को बहा दो छोटी गंगा में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G आ गया। तो Q बाय m का वैल्यू इसका रूट लगा दो, इसका रूट लगा दो, खत्म बात भैया, कैसी बात, खत्म बात। अगला सवाल देखिए, एक चालक को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा इतना चार्ज दिया गया है, तो चालक के द्रव्यमान में वृद्धि तथा चालक को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, चार्ज नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और चार्ज का परिमाण कितना है, 3 इंटू 10⁻⁷ तो Q बराबर हम Ne लिख लेते हैं, Q का मान कितना है, 3 इंटू 10⁻⁷ समझ गए बेटा, माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइनस चिन्ह चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इसलिए हम नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते तो पॉजिटिव चार्ज होता। n इंटू ई का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो n का मान हम यहाँ से निकालना चाहें तो 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ से क्या आप मुझे n का मान बता देंगे दिन दहाड़े कमेंट सेक्शन में, n का मान। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में कहा गया द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि कैसे हो गई, हमने कहा इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए द्रव्यमान बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन देते तो द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर बढ़ता, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे तो द्रव्यमान 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर बढ़ेगा। वैल्यू बताओ बेटा इसकी, n की वैल्यू कितनी आई, द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हो गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है इंटू इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इंटू इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, 2 इंटू 10⁻12 इंटीजर ही आएगा बेटा ना, 2 के 1.8, कोई 2.8 बता रहा है। होमवर्क बेटा नोट्स में नहीं लिखो तो चलेगा, क्वेश्चंस के होमवर्क होते हैं वो नोट्स में नहीं लिखो चलेगा। ठीक है, तो n का मान बेटा यहाँ से भाग देना आपको आता है, भाग दे के n का मान निकालना, और n का मान बेटा उठा के यहाँ पर पटक देना, यहाँ पर n का मान उठा के रख देना, आंसर मिल जाएगा। इतना तो करना आपको आता है, मुझे पता है। जैसे आप आंसर बता रहे हो ये वाला है, ये वाला आंसर है, तो इसका मतलब वही जो होता है, मान रख देना। चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सवालों को समझ रहे हैं, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए।
जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि सर आंसर हमारा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 12 आ गया है, 10 टू दी पावर कितना आ रहा है 12, ऐसा आंसर आ रहा है सपोज किसी का, तो वो वाला कह रहा है कि सर इंटीजर नहीं आ रहा है, तो बेटा ये इंटीजर ही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 18 गुणा 10 की घात 11, ये इंटीजर ही है, ये इंटीजर ही है। गुड गुड गुड, ये संख्या बढ़ाओ बेटा यार, बड़े बेसिक सवाल हैं, अपन ने बड़े इत्मीनान से आराम आराम से समझा है। अब 10% जो लोग हैं ना, उन्होंने बैकलॉग कर लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है, ये हर साल का होता है ऐसे। पहले बच्चे क्या करते हैं, क्लास मिस कर देते हैं, जैसे 6 या 7 लेक्चर हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो किसी का एक लेक्चर छूट गया होगा, किसी के 2 छूट गए, किसी के 3 छूट गए, किसी के 4 लेक्चर छूट गए, फिर वो परेशान होते हैं, और अभी नहीं फिर वो साल भर परेशान रहेंगे जब तक कि बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर लेते, और बहुत टाइम के बाद बैकलॉग कंप्लीट करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि गलती से कभी अगर एक आध चैप्टर छूट भी जाए तो उसको टाइमली 1 आध 2 दिन में ही कवर करें। ऐसे बच्चे कितने जिनका बैकलॉग नहीं है, सच सच बताना, कसम दे रहा हूं तुम्हें, आईआईटी की कसम है, तुम्हें 12th बोर्ड की भी कसम है। ऐसे बच्चे थम्स अप पर क्लिक करना जिनका बैकलॉग है, जिन्होंने कोई ना कोई लेक्चर छोड़ दिया है। अभी देख लेना बेटा, सब लोग देख लेना कि दिक्कत कहाँ आती है। फिर इन द एंड जब रिजल्ट का टाइम आता है, पेपर का टाइम आता है, तो कहते हैं कि मास्टर ने पता नहीं क्या किया, पीडब्ल्यू में कैसा पढ़ाया गया, कैसा नहीं पढ़ाया गया। एग्जाम के टाइम पर जब हमारी 12 बज जाती है, वॉट लग जाती है हमारी, तब तुम लोग मास्टर को घर आते हो कि मास्टर ने ऐसा किया हो, ऐसा नहीं पढ़ाया। और मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है, रीजन क्या है, मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ। मैं आईआईटी की कसम दे रहा हूँ, बोर्ड की कसम दे रहा हूँ तुम्हें, जिन बच्चों का बैकलॉग है, भले ही एक भी लेक्चर का क्यों ना है, वो थम्स अप पर क्लिक करना, थम्स अप पर। बच्चे हुए बच्चे जिनका बैकलॉग नहीं है, वो थम्स डाउन पर क्लिक करें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर ऐसे बच्चे जो बैकलॉग करके बैठ जाते हैं, फिर वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं कि सर रिपीट करो, सर हमें ये नहीं आया, सर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, सर हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं। मैंने ओरिएंटेशन में भी, लॉन्च में भी, और जब क्लास स्टार्ट की थी अपनी पहली, वहां पर भी बड़ा जोर देकर, बड़ा इंफेसाइज करके आपको कहा था कि बैकलॉग नहीं होने देना है। अब बैकलॉग कर लोगे तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। बैकलॉग कर लोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, आधे लेक्चर देखोगे, आधे नहीं देखोगे, 12th में ही फेल हो जाओगे। अब 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है, 40%, समझ रहे हो। अब इन 40% बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं, जो रिजल्ट अभी आप बोले कि 88% बच्चों को समझ में आई बात, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे वही होंगे जिन्होंने बैकलॉग कर रखा है, और जिनका बैकलॉग नहीं है, ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं चीज़ों को, है ना। तो भाई अभी 10 लेक्चर हुए, 12 लेक्चर हुए, उसमें ही तुम बैकलॉग करके बैठ गए हो, तो भाई मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। तुम सवाल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। बैकलॉग कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तुम इधर पड़े रहते हो, सर परिश्रम बैच, सर ये वाला बैच, सर ये क्वेश्चन, सर वो वाली कहानी, सर ये वाला ऐसे, सर ये वाला डीपीपी। तुम्हें जो बोला जाता है वो तुम करते नहीं हो। तुम्हें एक काम बोला गया है कि हर क्लास अटेंड करो, बैकलॉग मत होने तो सिलेक्ट हो जाओगे। अभी 40% बच्चे अब ये परेशान करेंगे साल भर, है ना। 40% तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग ना बीच में पढ़ाई छोड़ ही देंगे। 40% में से 30% तो वैसे ही भाग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समान आवेशित गोले एक दूसरे से वायु में 0.6 मीटर की दूरी पर रखें, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 ग्राम भार के बराबर है। 10 ग्राम भार के बराबर है, तब प्रत्येक गोले का आवेश क्या होगा, प्रत्येक गोले का आवेश क्या होगा। 10 ग्राम भार का बराबर हो गया बेटा 10 ग्राम के बराबर का भार। 10 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ ग्राम भार का, 10 ग्राम द्रव्यमान के बराबर का भार, 10 ग्राम द्रव्यमान के बराबर का भार। और ये क्या होता है बेटा, भार बराबर अपन क्या लिखते हैं, भार इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। तो भार इसको अपन w से प्रदर्शित करते हैं। m का मान कितना लेना है 10 ग्राम, ग्राम को बदल लो किलोग्राम में, तो -3, है ना। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 ग्राम इंटू जी इंटू, तो w इक्वल टू कितना हो गया 10, और ग्राम का मतलब 10 टू दी पावर -3, और जी का मान कितना होगा 10, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। तो एक बात और सुन लेना बेटा, जो सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बैकलॉग बनाते जा रहे हैं, या होमवर्क देता हूँ नहीं करते हैं, मैं तुम्हें लेके नहीं चलूंगा क्लास में, लेके नहीं चलूंगा इन द सेंस तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा कि तुम्हारे दूसरे सवाल में रिपीट लिखोगे। इससे क्या होगा, जो 60% बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जिनका बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है, उनका नुकसान होता है। 40% है, इनको तो सीरियसली पढ़ना ही नहीं है, सीरियसली पढ़ रहे होते तो अभी 10-12 लेक्चर हुए, इसमें ही बैकलॉग नहीं करवा लेते। तो जो 60% बच्चे सीरियसली पढ़ा रहे हैं ना, हम उन पर फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन भी उन्हीं में से होने वाला है। तो तुम्हारे चक्कर में जो तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हो, तो इनके चक्कर में मैं उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता जो सच में मेहनत कर रहे हैं, और अंततः वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उन्हीं बच्चों को याद रखा जाता है जो सेलेक्ट होते हैं। समझ रहे हो। तो या तो आप सुधर जाओ, या फिर अपनी गलती मान के बढ़िया तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट आईपीएल में जाना, ये छोटी मोटी चीज़ है, आईटी तुम आईपीएल खेलना, आईपीएल। चलो इतनी दूरी पर रखे गए हैं ऐसा। तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, तो अपन लिख लेते हैं बेटा के Q1 इंटू Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। एफ का मान कितना आ गया 0.1 न्यूटन आ गया, 0.1 न्यूटन एफ दे दिया सवाल में। के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, ठीक है मास्टर। क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, बटे दूरी कितनी है 0.6 है, और इसका वर्ग है, इसका वर्ग। हमें क्यू का मान निकालना है, तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0.1 इंटू 0.6 इंटू 0.6, स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया, और बटे में कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब ये जितने भी लब हैं, कौन से लब, दशमलव, दशमलव इनको हटाओ, तो 3 दशमलव है, तो नीचे 3 जीरो आ गए, नीचे 3 जीरो आ गए। अब काटा कूटा मचा दो, तो ये 2 और ये कितना आ गया 3 आ गया, फिर इसको काटो 6 से 2 आ गया और 3 उड़ गया, तो ऊपर कितना बचा बेटा 2 दूनी 4 इंटू नीचे से कितने जीरो हैं 3 इधर है 9 इधर है, तो 3 और 9 नीचे 12 जीरो हो जाएंगे, जो ऊपर जाके -12 जीरो बन जाएंगे, ऊपर जाके बेटा कितने -12 जीरो बन जाएंगे, हैं हैं हैं। अच्छा ये किसका मान आया, क्यू स्क्वायर का मान आया, तो हमें किसका मान बताना है बेटा, क्यू का मान। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा अंडर द रूट
4 इंटू 10⁻⁻12। ये क्यू स्क्वायर का मान है, हमें क्यू निकालना है। तो 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल 2 गुणा 10 की घात -6, जिसको कह देते हैं 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम। चलिए, दो समरूप चालक गेंदें ए व बी परस्पर क्रमशः धनात्मक आवेश Q1 Q2 हैं, किंतु Q1 और Q2 बराबर नहीं है। दोनों बॉल्स को परस्पर स्पर्श किया जाता है, फिर उन्हें पूर्व स्थिति में ही रख दिया जाता है, तो आवेशों के मध्य बल होगा। ओहो, आवेशों के मध्य बल होगा। अच्छा सवाल, फिजिक्स में नाम मात्र किया, फिजिक्स नाम मात्र किया, लेकिन सवाल बड़ा बढ़िया है, सवाल बड़ा बढ़िया। थोड़ा गणित आएगा इसमें, थोड़ा क्या आएगा बेटा, गणित। आंसर आएगा बॉल को स्पर्श कराने के पूर्व बल से कम, पूर्व बल से कम, ये आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो हमारे पास दो गेंदें थी, एक दूसरे से मान लीजिए d दूरी पर है, एक जैसी है, समरूप है। इस पर आवेश कितना है Q1, इस पर आवेश कितना है Q2। अब हमने इनको आपस में स्पर्श करके अलग कर दिया, स्पर्श करके अलग कर दिया। तो ये पहली बॉल और ये दूसरी बॉल, दूसरी गेंद, ये पहली गेंद थी, ये पहली गेंद और ये दूसरी गेंद। तो स्पर्श कराने के बाद क्या होता है बेटा, दोनों गेंदों पर आवेश कुल आवेश का आधा आधा बढ़ जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है ना। आप ऐसे सोच लो कि दो भाई हैं, एक के पास 100 रुपए थे, एक के पास 300 रुपए, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 300 रुपए। अब उन भाइयों में भाईचारा बढ़ा दिया जाए, दोस्ती करा दिया, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो एक पर 100 थे, एक पर 300 थे, एक पर 100 और एक पर 300, एक गरीब था एक अमीर था, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। तो दोनों पर कितने पैसे हो जाएंगे फिर, 200 200। टोटल का आधा आधा बांट लेते हैं, ईमानदार भाई है, दोनों का आधा आधा। तो इस पर Q1, इस पर Q2, तो अंततः इस पर कितना हो जाएगा, आधा आधा, टोटल का आधा आधा। Q1 Q2 का आधा इस पर हो जाएगा, और Q1 प्लस Q2 ये टोटल था, ये टोटल पैसे थे, इस पर पैसे Q1, इस पर Q2। अब इनका भाईचारा करा दिया गया, इनको आपस में मिला दिया गया, इनके बीच की नफरतों को उखाड़ के फेंक दिया गया। ठीक है, तो बराबर बराबर पैसे बांट लिए। तो टोटल कितने थे, Q1 प्लस Q2, तो इसने ले लिया Q1 प्लस Q2/2, इसने Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, तो अभी इस अवस्था में बल कितना लग रहा है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। बाद में अंतिम अवस्था में बल कितना लग रहा है, तो ये बल हो जाएगा K Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन डी, इसका होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, K अपॉन डी स्क्वायर इंटू Q1 Q2। इस पर हम क्या लिखेंगे, F डैश इज इक्वल टू K अपॉन डी स्क्वायर इंटू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर अपॉन 4, होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये तो दोनों में सेम है भैया, ये चीजें दोनों में सेम है। अब हमें सिर्फ चेक ये करना है कि इनमें से किसका मान बड़ा होगा, Q1 इंटू Q2 का मान ज्यादा होता है, या Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इसका मान ज्यादा होता है। ये हमें चेक करना है, जिसका मान ज्यादा होगा वो बल ज्यादा होगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो किसी बालक ने हमसे कहा कि सर गणित का उपयोग करके देखो, हो सकता है कुछ मिल जाए। किसका उपयोग करके देखो बेटा, गणित का उपयोग करके देखो। ठीक है, तो आइए गणित का उपयोग करके देखते हैं। तो कोई भी संख्या हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है मास्टर। दूसरी संख्या हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इनको क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझना, फिजिक्स खत्म हो गई, अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, गणित है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। और फिजिक्स का कोई सवाल कठिन होता है तो इन जनरल फिजिक्स उसको टफ नहीं बनाती है, उसमें जो गणित इन्वॉल्व हो जाता है तो कई बार गणित को घुसा के सवाल को कठिन बनाया जाता है। तो बी केयरफुल, हम इनको घटा रहे हैं बेटा। तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। सर घटाया क्यों, आपको कैसे समझ आया कि घटाना है। तो देखो, हमें a इंटू बी का गुणनफल चाहिए, तो गुणनफल बचाना है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है बेटा। ठीक है, तो हमने इनको घटाया, तो देखो यो गयो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4ab आ गया। कितना आ गया बेटा, 4ab आ गया। अब हम 4 से भाग दे दिया है, क्या कर दिया बेटा, 4 से दोनों में भाग दे दो इधर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी का मान हम निकालें, या यहीं से देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी बचा है, इज इक्वल टू ए बी बचा है। ठीक है, तो अभी समझना, इसमें से कुछ कुछ घट रहा है तब ए बी के बराबर आ रहा है, इसमें से हम कुछ कुछ घटा रहे हैं तो किसके बराबर आया, ए बी के बराबर आया। तो कौन बड़ा होगा, या आप ऐसे देख लो कि हम इसको ऐसे लिख लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो कौन सा वाला टर्म ज्यादा होगा, देखना कौन सा पद ज्यादा होगा। ये माइनस किया है ना अपन ने, माइनस किया, यस। तो ए बी में हम कुछ कुछ जोड़ रहे हैं, ए और बी में बेटा हमने कुछ कुछ जोड़ा, ए और बी में हमने कुछ कुछ जोड़ा है तब इसके बराबर आया है, ए बी में हमने कुछ कुछ जोड़ा है तब इसके बराबर आया। तो इसका मतलब ये है कि इसका मान कम होगा, इसका मान कम होगा किससे, इससे। समझ रहे हो कि हम ए बी में कुछ कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ कुछ जोड़ रहे हैं तब ये आ रहा है, तब ये वाला चीज आ रहा है। समझना बेटा कि हमने एक कुछ जोड़ा, इसमें ये चीज जोड़ी तब a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 आया। इसका मतलब हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 ज्यादा होगा किससे, ए बी से। तो इसका मतलब हुआ Q1 प्लस Q2, ए बी की जगह Q1 Q2 ले लो, इसका होल स्क्वायर अपॉन 4 ज्यादा होगा किससे, ए बी से। ए बी मतलब Q1 Q2 से, समझ गया बेटा बात को। तो इसका मान ज्यादा है किससे, Q1 Q2 से। तो आंसर ये नहीं, ये बाद का बल ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हम ये सिद्ध कर चुके हैं मैथमेटिकली कि ये ज्यादा है। ये कौन सा दा है, ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो F डैश ज्यादा होगा F से, F डैश ज्यादा होगा F से, है ना, F ए रहा। तो F डैश ज्यादा है मतलब बाद में बल ज्यादा है, तो बॉल को स्पर्श कराने के पूर्व बल से अधिक, यस, बॉल को स्पर्श कराने के पूर्व बल से अधिक होगा।
आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, है ना। तो ये सवाल अच्छा निकला, लेकिन अच्छा किसने बनाया इसको? गणित ने। अच्छा किसको बनाया इसने? गणित ने, कि ये तुलना करना। तो एक बार देखो भाई, कोई समस्या? इज देयर एनी समस्या? है ना। यहाँ तक तो देखो फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो गई, फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो गई। अब हमें इनकी तुलना करना था कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसकी और इसकी। जो बड़ा होगा, अब ये गणित आपको आना चाहिए, ये गणित आपको आना चाहिए। फिजिक्स यहाँ तक खत्म, फिजिक्स यहाँ तक खत्म। अब एडजस्टमेंट होता है भाई, यही चीज़ें तो डिसाइड करती हैं। और ये आप सीखोगे, जैसे आप अभी पूरे साल फिजिक्स पढ़ोगे, साथ साथ गणित भी पढ़ोगे, गणित पढ़ते हो ना, तो साथ साथ गणित भी पढ़ोगे तो सीखोगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर ये देख लो, मैंने बराबर कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं की। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 4ab इसको हमने इससे भी भाग दिया, इससे भी भाग दिया, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें हम इसको उधर लेके गए, तो ए इंटू बी में कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं, तब ये आया। तो ए बी से इसका मान ज़्यादा होगा, ए बी से इसका मान ज़्यादा होगा। तो ए बी में कुछ जोड़ा है, मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि परेशानी ना हो। ए बी में कुछ कुछ जोड़ा है, तब ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 आया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 ज़्यादा होगा ए बी से, तो उसका मान ज़्यादा होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, अब देखो थम्स अप थम्स डाउन खेलो इसके लिए। इसमें 60% बच्चे समझे होंगे, 60% बच्चे। यस, दूसरा तरीका है ना, ये तो प्रॉपर तरीका हो गया, प्रॉपर तरीका। एक चीज़ और बताता हूँ, क्या आपको ये पता है कि ए एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है? अच्छा, अरे वाह, हम 60% सोच रहे थे, आपको 90% निकले। क्या आपको ये पता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से? ऐसा होता है, मैं ऐसे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये मैथ की चीज़ है, मैथ में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। ये समांतर माध्य इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गुणोत्तर माध्य। तो हमारे पास दो नंबर है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। एक Q1 दूसरा है Q2, है ना। देखो सेकंड तरीका, ये तो मैंने उसका प्रूफ ही बता दिया, है ना, इस चीज़ का प्रूफ बता दिया मैंने। ये चीज़ होती है, आपने सुना होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में 1 लिखना कि ऐसा सुना है, अगर ऐसा होता है तो कमेंट में 1 लिखो, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं भाई कि सही है कि नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं प्रूफ बता चुका हूँ। अब देखो हम गुणोत्तर माध्य लेते हैं, दो संख्या Q1 Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट Q1 Q2, रूट Q1 Q2। अब इसका वर्ग कर दो, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, रूट रूट नहीं, रूट हट जाएगा Q1 Q2 पे, Q1 Q2 पे। तो ऐसा होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, इसका प्रूफ ये रहा, इसका प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ ये रहा। फिर बाद में अपने रिजल्ट याद रख लेते हैं। यहाँ पर इक्वलिटी का बात है, इक्वलिटी का बात, इक्वल का साइन का बात है जब दोनों संख्या बराबर हो जाए, इक्वलिटी का बात है जब दोनों संख्या बराबर हो जाए। बट यहाँ पर क्या कहा गया है सवाल में, स्पष्ट लिखा है कि Q1 और Q2 बराबर नहीं है, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, ऐसा सवाल में बोला गया है। इसलिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, इनको सवाल की तरह मत लिया करो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर नेक्स्ट टॉपिक। बेटा सीखो, अरे यार इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, ये Q1 Q2 ही आ जाएगा, समझ गया, इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एपीजीपी वाले टॉपिक से आपने खेल लिया। तीसरा तरीका देख लो भैया, तीसरा तरीका आप हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं इसको। हिट एंड ट्रायल का मतलब मान रख के खेल जाओ, मान रख के खेल जाओ कि कौन बड़ा। तो जैसे हमने कहा कि चलो एक मान हमने ले लिया, कितना ले लें, जो आप बोलो। एक हमने Q1 की वैल्यू ले ली 3, कुछ मान ले लो, Q1 की वैल्यू ले ली 3 और Q2 की वैल्यू कितनी ले ली 4। ठीक है, तो हम मान निकालते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे 4 का। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 3 7 49 अपॉन 4, 49 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, कुछ ऐसा आ जाएगा आई थिंक, 6.2 के आसपास का, 6.2 के आसपास का। और अगर हम यहाँ से Q1 इंटू Q2 निकालें, अला नहीं 6 नहीं, 12 चौको 48, 12 चौको 48 और एक बचा 49, तो 12.2 के आसपास आ जाएगा लगभग। अब Q1 इंटू Q2 का मान निकालें, Q1 इंटू Q2 का मान, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 4। हमने मान एक का मान कितना लिया है, 3 लिया है, मतलब लिया है, एक का मान 3 लिया है, एक का मान 4 लिया है, तो ये तो कितना आया 12। अब देख लो कौन ज्यादा कौन कम, मैंने 3 तरीके बता दिए, जेडी आपकी मर्जी। अब हमसे मत कहना कि मास्टर समझ नहीं आया, अब समझ नहीं आया तो सही कह रहा हूँ, अपने दोस्त को लेके जाओ पागल खाने, दोस्त को 500 रुपये मिलेगा और तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारा काम 5 लाख के बराबर का हो जाएगा, उसको तो 500 ही मिलेगा। ठीक है, ये अपना थर्ड मेथड हो गया, थर्ड मेथड। तो ये हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख के चेक करवा लिया। ये अगर आपको एपीजीपी के रिजल्ट याद है तो उससे, और एपीजीपी का जो रिजल्ट है उसका प्रूफ ये रहा, उसका प्रूफ ये रहा, इसका वर्गमूल ले लो ना, तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन Q1 Q2 का रूट, यही क्या है, AM ग्रेटर देन GM। ठीक है, वहाँ इक्वलिटी भी आती है, यहाँ पर हमने इक्वलिटी नहीं लिया क्योंकि सवाल में बोला गया है Q1 और Q2 बराबर नहीं है। बेटा एक बालक पूछ रहा है, बिल्कुल सही सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मैथ करना है, कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही सवाल है बेटा। ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप यहाँ तक पहुंचे। अब आपको तुलना करना है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुलना में बच्चे एकदम, जैसे मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सोचता अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ आप गणित में पढ़ते हैं, गणित में चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है, AMGM गणित में पढ़ा जाता है। दूसरी चीज़ हमें अगर समझ नहीं आता तो हम एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते। फिर हमने एक बार सॉल्यूशन देख लिया कि अच्छा अगर इस टाइप की चीज़ें मिली तो ऐसा किया जाता है, तो आगे भविष्य में इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो फिर गलत नहीं करना है। पहली बार अगर गलती कर रहे कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लो। पहले तो आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है कि क्या करें क्या करें। अब ऑब्वियसली अगर मैं स्टूडेंट हूं तो कई बार मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि इसको कैसे चेक करें, है ना। हाँ, अगर मैं ऐसे सोचूं कि जो होल स्क्वायर है और गुणनफल है, इधर होल स्क्वायर है गुणनफल है, आता किस में है, ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं इतना नहीं सोच पा रहा हूं तो मैं एक बार क्या करूंगा, सॉल्यूशन देख लूंगा। अब इसके बाद अगर हमें कोई सवाल ऐसा मिलेगा, और मैं बता रहा हूं आगे मिलेंगे ऐसे सवाल भी मिलेंगे, अब हमें ऐसा कोई सवाल ऐसा मिलेगा तो फिर मुझे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे याद रखना कैसी चीजें होती हैं तो क्या करेंगे, ऐसी चीजें होती हैं तो क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो, अभी गणित घुसाया था फिजिक्स में, गणित घुसाया था, अब केमिस्ट्री घुसा दी है, केमिस्ट्री घुसा दी है। भैया फिजिक्स तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, नाम में ही इश्क है। फिजिक्स नाम में ही क्या है, इश्क। सिर्फ इतना पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है, इश्क लिखा हुआ है, नाम में ही इश्क है। लेकिन कठिन बनाने के लिए कभी मैथ्स आ जाएगा, कभी केमिस्ट्री आ जाएगी। देखो, दो तांबे की गेंदें प्रत्येक का भार 10 ग्राम है, एक दूसरे से वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। यदि प्रत्येक 10 के घात 6 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन गेंद से दूसरी पर स्थानांतरित होते हैं तो इनके मध्य कूलाम बल है। तो देखो, हमने कहा कि एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे दिए, एक से इलेक्ट्रॉन निकाले और दूसरी को दे दिए। मान लीजिए इससे हमने n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा भैया, पॉजिटिव आ जाएगा। और n इलेक्ट्रॉन निकालें तो चार्ज कितना आ जाएगा, n। ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, n इंटू ई। n इलेक्ट्रॉन इसके निकाल के इसको दे दिए, इसके निकाल के इसको दे दिए, है ना। तो q का मान लिखें अपन ऐसा, तो इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर q कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होते तो प्रतिकर्षण होता, दोनों नेगेटिव है तो आकर्षण होता है। हमें तो सिर्फ परिमाण से मतलब है, सॉरी, दोनों पॉजिटिव होते तो प्रतिकर्षण, दोनों नेगेटिव होते तो भी प्रतिकर्षण, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो आकर्षण। ऐसा कर दिया भैया, तो ये आकर्षण का बल लगेगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव, बल बदलने वाला नहीं है, बल तो वही रहेगा, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, वट एवर। तो F इज इक्वल टू K Q1 का मान NE है ना। मैंने आपको स्पष्ट लिखवाया था कि हम जब बल लिखते हैं या कोई भी सदिश राशि लिखते हैं तो आवेश का सिर्फ परिमाण लिखते हैं, चिन्ह नहीं। चिन्ह क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण डिसाइड करता है। एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव तो आकर्षण, अगर दोनों पर ही पॉजिटिव होता तो प्रतिकर्षण होता, खत्म बात, मान यही रहता, मान यही रहता। तो बस हमें n का मान निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो हमारे पास कितने हैं, 10 ग्राम है, सुने ना, हमारे पास कार्बन 10 ग्राम है। अभी हल्का सा छोटा मोटा सा यहाँ पर क्या आ गया बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का यूज आएगा, मोल कॉन्सेप्ट है ना। केमिस्ट्री फंस गई भैया। तो देखो, हम सबसे पहले मोल से निकालें कि मोल कितने हैं इसके, तो मोल होता है भार अपॉन अणुभार। मेरे गांव में शायद ऐसे ही लिखा जाता था, भार बटे अणुभार। भार कितना है, 10 ग्राम, भार कितना भैया, 10 ग्राम। अणुभार कितना है, 63.5 ग्राम। यो गया, तो हमारे पास मोल्स कितने आ गए, 10/63.5, ये मोल आ गए। अब हम अणुओं की संख्या निकालें, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कितनी आई बेटा, अणुओं की संख्या आ गई है बरखुरदार, हम कहते हैं मोल इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है जरा हमें कमेंट में लिख के बताओगे, हम भूल गए, घर से तैयार करके आए थे, हम भूल गए बेटा, अभी कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। ठीक है, सॉरी सर, आप मेरे नबी के आल से हो, नबी के आल क्या, सर मैंने सही लिखा, मैंने सही लिखा, थैंक यू बेटा। तो ये आ गई अणुओं की संख्या, n कह देते हैं, कुल अणुओं की संख्या n। अणुओं की संख्या मिल गई। अब देखो, अणुओं की संख्या मिल गई, अब हमें क्या निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए, ध्यान देना, अभी काम खत्म नहीं हुआ। तो 10 की घात 6 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, 10 की घात 6 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन। अब अपन सब्जी मंडी पहुंच गए, केला खरीदने जाते हैं, केला खरीदने, तो हम कहें कि 10 की घात 6 परमाणु में से, परमाणु या अणु, वटेवर, अणु या परमाणु, परमाणु, परमाणु कह लो, अणु कह लो, है ना, परमाणु कह लो, एक ही बात, परमाणु में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मतलब 10 घात परमाणुओं से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो एक परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन मिला, एक परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन मिला, एक परमाणु से हमें इलेक्ट्रॉन मिला है 1/1/10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास टोटल परमाणु कितने हैं, ठीक है, टोटल परमाणु है मान लीजिए n, तो n परमाणु में से परमाणुओं से मिले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो एक परमाणु से कितने मिल रहे हैं, इतने, इंटू परमाणुओं की संख्या n, और परमाणुओं की संख्या कितना है, तो 1/10⁶ इंटू परमाणुओं की संख्या कितनी है, 10/63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। ये हमने n का मान लिख दिया भैया, कुछ नहीं किया, ये n है। तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, स्थानांतरित किए, अच्छा तुम तो कमेंट में टाइम पास करने लगे होंगे, किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना हो गया, 1/10⁶ इंटू 10/63.5 इंटू 10⁻23। ये अपना मान आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। बल कितना था, बल था के का मान इतना, दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को बदल लो बेटा मीटर में, इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका वर्ग इंटू n स्क्वायर, इंटू क्या था, n स्क्वायर। तो n का ही तो मान बच रहा था, देखो यहाँ k हो गया, e हो गया, e हो गया, r हो गया, r का मान 10 सेंटीमीटर दिए ला है, n ही फंस रहा था बेचारा, तो n का मान हमने ये निकाल लिया, यहाँ से उठा के यहाँ पर रखना, यही तो n था भैया, यही क्या था बेटा, n था। ठीक है, अब n का मान यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आया है वो यहाँ पर रखना है, समझ रहे हो। अच्छा, फिजिक्स यहाँ खत्म, फिजिक्स परेशानी नहीं करती, लो फिजिक्स यहाँ खत्म, अभी केमिस्ट्री खिलवा रही है। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लें, 2 सब्जेक्ट पढ़ लें तो सिलेक्शन हो पाएगा बेटा, तो जो कुछ सवाल ऐसे आते हैं ना, दूसरे कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, सर 6.023 क्या कहाँ गया, ये लिखा तो है, ये लिखा तो है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, देखो मन की आंखों से देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखते ही नहीं हो तुम,
देखो मन की आंखों से देखो बेटा, ये क्या लिखा है? झूठ बोल रहे हो? चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। कहीं नहीं जाएगा वो, कहाँ चला जाएगा? तो छुट्टियां खत्म होंगी तो नानी के घर भी नहीं जा सकता है। लिखा है बेटा, ये देखो। ओके, ये क्लियर? ये क्लियर ना? तो सीखते चलना। ये सवाल अपन आगे, चलो यहीं करवा, आगे बढ़ते हैं। साम्य अवस्था वाली कहानी तो आगे होगी ना, वहाँ करवाएंगे इसको साम्य अवस्था में। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ बेटा, साम्य अवस्था पढ़ाएंगे तब करवाएंगे, अभी पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं साम्य अवस्था। डोंट वरी, डोंट वरी, साम्य अवस्था का सवाल है। चलो, तो बेटा होमवर्क के क्वेश्चन की स्लाइड नीचे है। क्या है सर? अगली क्लास कितने बजे है भाई? वो 5:45 है, ऐसा है क्या? अगला क्लास 5:45 पर है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं बस। चलो, तो अच्छा, इसमें से जो 2-3 सवाल अच्छे थे, ओके ओके, मैं छोड़ देता हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर आपकी है तो मेरी भी होगी अभी। अगर आपकी 5:45 पर अभी क्लास है तो बेटा मेरी भी आपके बाद अर्जुना में क्लास होगी 5:45 पर। अच्छा, 3 क्लास हैं। ओके ओके, चलो सही कि आपने याद दिला दिया, नहीं तो पता चलता कि आपकी क्लास में 5:45 तक पढ़ा रहा हूँ, फिर अर्जुना की क्लास के लिए मैं लेट हो जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप देखो सीखते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है। अब मैंने जो सवाल कराए तो जो आसान सवाल है आपको एक बार में समझ आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2-3 अच्छे सवाल थे, एक में मैथ्स इन्वॉल्व था, एक में केमिस्ट्री इन्वॉल्व थी, ऐसे ऐसे सवालों को एक बार आपको फिर से करना है, एक बार आपको बेटा फिर से करना है, बरोबर? चलिए, अच्छा, केमिस्ट्री क्लास कैंसिल हो गई आपकी, तो बेटा क्या कहते हैं, मेरी मेरी तो क्लास है इसके बाद, थर्ड क्लास कैंसिल हुई है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, है ना बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीखते कैसे हैं, है ना? जैसे एक बच्चे ने बड़ा सवाल पूछा था, बड़ा सही सवाल पूछा था कि सर अगर इस टाइप की चीज़ें, जैसे एक में मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ था, हमें कैसे पता चलेगा? एक सवाल में एएमजीएम का यूज़ था, उसमें कि हमें कैसे पता चलेगा सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सवाल जब सॉल्व करते हैं, आप जैसे मैंने क्लास में करवा दिया, अगर मान लीजिए आप कभी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप का सवाल मिले कि आपको समझना है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो एक बार बेटा उसका सॉल्यूशन देखें, समझें उसको, और फिर उस टाइप के जो सवाल अगली बार मिले तो अगली बार आप सॉल्यूशन के भरोसे मत रहना, अगली बार आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और आज भी बेटा जिन सवाल में आपको कंफ्यूजन है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, दिक्कत है, वो सवाल बेटा आप एक बार फिर से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। डीपीपी अभी नहीं सॉल्व करना है बेटा, कोई भी डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, डीपीपी अभी एक आध दिन में अपलोड हो जाएंगे भाई। तो मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।